जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास का अध्याय 5 कंप्लीट पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखना और समझना। इसका नाम है पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, इन्होंने जो थ्योरी दी है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखना। तो आपको इसके क्वेश्चन परीक्षा में बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेंगे और सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करिए। इससे पहले मैं अन्य विषय को भी पढ़ा चुका हूँ, उन सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लेना। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखना और समझना कि बालकों के जो संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास जो होता है, उसके विषय में जो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की ने अपने अपनी थ्योरी दी है, कॉन्सेप्ट दी है, उनसे समझाने की कोशिश की है कि बालकों का संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक विकास, नैतिक विकास और जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इनके हम सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे और देखना, जो पियाजे हैं इन्होंने किस चीज़ पर बल दिया है कि शिक्षकों को जो प्रयोगात्मक और व्यवहारिक शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए। इसको लेकर पियाजे ने अपनी थ्योरी में कहा है। ठीक है, क्या कहा है कि जो शिक्षक होते हैं उनको प्रैक्टिकल और जो व्यवहार वाली शिक्षा है वो उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि जो बालक है उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पे ज़्यादा जोर दिया है कि नैतिक विकास को अच्छे से बढ़ाकर बालकों का जो नैतिक विकास है वो किस प्रकार से उनको और अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। तो नैतिक विकास के बारे में कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में अच्छे से समझा है। आगे बढ़े हम, तो आगे देखिए वाइगोत्स्की हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक जो विकास है इसमें भाषा और चिंतन दोनों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। जो बालक होते हैं उनके मानसिक विकास में एक लैंग्वेज और चिंतन दोनों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान से समझना है, विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में विविध प्रकार के गुण और विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, चूँकि बालकों में जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसके विभिन्न विभिन्न स्टेज होती हैं, यानी कि शिशावस्था, बाल्यावस्था, है ना, इस प्रकार से किशोर अवस्था। तो उनमें बालक अलग अलग प्रकार के उसमें गुण पाए जाते हैं और अलग अलग उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हम इस अध्याय में आगे देखिए इनके जो सिद्धांत उनके बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहला आ जाता है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न सीधा पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है इसके बारे में कुछ जानकारी है, इनको लेते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे थे। ठीक है, इन्होंने बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है इसको लेकर अध्ययन किया। ठीक है, यानी कि जो बालक है उनमें बुद्धि, जिसको हम कहते हैं आईक्यू लेवल, आईक्यू का किसी बच्चे ने कमेंट्स में पूछा तो इसका मतलब क्या होता है, आईक्यू यानी कि बुद्धि लेवल, उसमें कितना इंटेलिजेंट है बच्चा, उसको लेकर, या फिर जो मानसिक विकास उसका किस प्रकार से होता है। तो जीन पियाजे ने इसी विषय को अपना स्टडी के लिए इस पर स्टडी की और इस विषय पर काफ़ी शोध किए, और इसके लिए इन्होंने जीन पियाजे इन्होंने अपने बच्चों को खोज का विषय बनाया। ठीक है, कि बालकों का बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है। तो जीन पियाजे ने इसके लिए जो खोज का विषय वो अपने बच्चों को बनाया, यानी कि उनके बच्चों को जन्म से लेकर जैसे जैसे वो स्टेज में आगे बढ़ रहे थे जो उन पर ऑब्जर्वेशन करते रहे, ताकि उनके लिए प्रॉपर जानकारी मिल पाए। तो एक प्रश्न ऐसा पूछ सकता है परीक्षा में, जीन पियाजे ने किसको खोज का विषय बनाया, तो अपने स्वयं के बच्चों को खोज का विषय बनाया, ताकि वो जान सके किस एज में वाला किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार से उसमें बुद्धि का डेवलपमेंट हो रहा है। बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म साथ जुड़ा होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे ने जन्म ले लिया तो बिल्कुल बच्चे का मानसिक विकास स्टार्ट हो जाता है, और कुछ उसमें जन्मजात बुद्धि होती है। ठीक है, यानी कि बच्चे का जो विकास है बुद्धि का वो जन्मजात होता है, यानी कि वो बच्चा ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जन्म लिया उसमें बुद्धि नहीं है बुद्धि। धीरे धीरे वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है उसमें बुद्धि का विकास और आगे होने लगता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है उसमें, जैसे आपने देखा वो अंगूठे को चूसता है, यानी कि उसको पता है कि इसको चूसना है ना, आपको देखता है, आंखों के माध्यम से इधर उधर देखता है, वस्तुओं को पकड़ने लगता है। आप उसके सामने कोई खिलौना दें, आपकी फिंगर हाथ में दें उसके, तो वो पकड़ने लगता है, वस्तुओं तक पहुंचने लगता है। ठीक है, तो यानी कि किसका काम है, उसकी जन्मजात बुद्धि का काम है, यानी कि उसमें इतनी बुद्धि रहती है कि इसको चूसना है, यहाँ से देखना है आंखों से, वस्तु को हाथ से पकड़ना है और वस्तुओं तक कैसे पहुँचना है, धीरे धीरे करके जब वो रेंगने लगता है या घुटनों के बल चलने लगता है तो उसको पता रहता है वस्तुओं तक कैसे पहुंचना है। तो ये किसी ने उसे सिखाया नहीं होता, क्योंकि उसको जन्मजात बुद्धि इतनी मिली होती है, तो वो ये कार्य आसानी से कर पाता है।
ठीक है। तो जीन पियाजे ने बच्चों की जो बुद्धि होती है उस किस प्रकार से डेवलप होती है उसको ही खोज का विषय बनाया, इसको याद रखना। अब आगे बढ़ें। बड़ा होने के साथ साथ जो बौद्धिक क्षमता यानी कि जो मानसिक बुद्धि कहते हैं उसका और अधिक विकास होने लगता है और वो अधिक परिपक्व हो जाता है। ठीक है, बालक अच्छे से और प्रॉपर तरीके से किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो पाता। जैसे जैसे वो आगे की स्टेज में बढ़ता है, आयु बढ़ती जाती है, तो उसके मानसिक विकास भी बढ़ता जाता है। एक चीज़ याद रखना यहाँ पे, पूर्व ज्ञान के साथ यानी कि उसमें पहले का ज्ञान है, उसके साथ उसमें कुछ नवीन ज्ञान जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको आत्मसातीकरण कहा जाता है। ऐसा एक प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि पूर्व ज्ञान के साथ जो नवीन ज्ञान है उसको जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे आत्मसातीकरण कहा जाता है। जैसे कि बालक में कोई पूर्व ज्ञान है, उसमें कुछ और नया ज्ञान ऐड हो गया जिसके कारण वो और अच्छे से कोई कार्य को कर पा रहा है, तो इस प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जब बालक अपने जो पुराने ज्ञान है उसमें परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो इस प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। बिल्कुल एज दैट एज प्रश्न परीक्षा में आया है। जब बालक अपने जो पुराने ज्ञान है उसमें परिवर्तन करना आरंभ कर दे तो इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, पियाजे का मानना है सीखने का अर्थ क्या होता है, ज्ञान का निर्माण करना होता है। सिंपल है, सीखने का अर्थ ज्ञान का निर्माण करना होता है। ये बात किसने कही है, तो आप बताएंगे। जीन पियाजे ने इस बात को कहा है। बहुत ही सरल है दोस्तों, बस आपको इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है। और इसके जो MCQs हैं प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और नोट्स की PDF भी डाल दूंगा, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के बाद ज्वाइन कर लेना। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती हैं इसके बारे में समझिए। परीक्षा में इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं, पहला प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास इसकी 4 अवस्थाएं बताई। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। संज्ञानात्मक यानी जो मानसिक विकास है, उसकी बुद्धि का विकास है, वो कितनी स्टेजों में होता है, इसको हम जीन पियाजे ने 4 भागों में इसको, या 4 भागों में, अवस्थाओं में इसको विभाजित करके समझाया है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ से समझना, पहला है इंद्रिय जनित गामक, या फिर इसको संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहा जाता है। नाम भी याद रखना है। ठीक है, चारों नाम याद रखना। जो संज्ञानात्मक विकास है उसके 4 स्टेज बताइए पियाजे ने। तो पहला बताया इंद्रिय जनित गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था। बालक जन्म से जो 2 वर्ष की आयु होती है बालक की, उसको हम इसके अंदर रखते हैं। देखिए, जन्म से 2 वर्ष के बालक में किस प्रकार से मानसिक विकास होता है, तो सबसे पहले उसको जब भूख लगती है तो वो बोल तो पाता नहीं क्योंकि छोटा बालक होता है, लेकिन भूख लगने को बालक रो कर व्यक्त करता है, जोर जोर से रोने लगता है। आप समझ नहीं पाते क्या है, या कुछ दिन बाद आपको आदत हो जाती है कि अच्छा बालक को भूख लगी इसलिए रोने लग गया है। बहुत सी बार आपने आसपास भी सुना होगा कि बालक बहुत देर से रो रहा है, उसको कुछ खिला पिला दीजिए, है ना। तो जो बालक होता है, छोटा शिशु होता है, भूख लगने को रोकर व्यक्त करता है। तो यानी कि उसमें इतनी बुद्धि का विकास हो जाता है कि जब भूख लगेगी, चूँकि बोल तो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि छोटा है बालक, तो वो रो कर उस चीज़ को व्यक्त करने लगता है। बालक आँख, नाक एवं कान से सोचता है। ठीक है, यानी कि वो जब भी कोई चीज़ सोचता है तो उसमें पूरे आँख, कान, नाक सब उसमें भाग लेते हैं, क्योंकि उतना परिपक्व नहीं होता है, लेकिन वो चीज़ों को सोच सकता है या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ करता है तो उसमें उसके सभी अंग जो हैं भाग लेते हैं। ठीक है, बालक की जो बुद्धि है उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है, यानी कि बालक कोई कार्य करता है तो उससे उसकी बुद्धि का अंदाज़ा लगता है कि अच्छा इसमें कितनी बुद्धि है, बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। छोटा शिशु भी हम उसके कई सारे कार्यों से उसका पता लगा सकते हैं। जैसे कि चादर पर यदि उसी चादर पर बालक बैठा है और उसी चादर पर दूर कहीं खिलौने हैं, तो बालक उसको चादर के द्वारा उसको खींच के उसके पास लाता है ना, उसे इस प्रकार से चादर को पकड़ेगा और खींच के ले आएगा तो खिलौना अपने आप उसके पास आ जाएगा। तो इससे क्या अंदाज़ा लगता है कि बालक में बुद्धि है, कि बालक ने सोच लिया कि मैं वहाँ तक क्यों जाऊँ, या मैं वहाँ तक जाने की अपेक्षा चादर कैसे खींच रहा हूँ तो जो खिलौना है वो मेरे पास आ जा रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं बालक में बुद्धि का विकास हो गया। इस अवस्था में जो बालक होते हैं, छोटे शिशु जन्म से 2 वर्ष तक, वो जो अधिकांश चीज़ हैं वो अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। आपने कोई कार्य करा तो उसको देखेंगे तो उसी को फॉलो करने लगता है। आपने जैसे बोला शब्द तो उसी शब्द को दोहराने लगते हैं। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो बालक होते हैं शिशु अवस्था में, वो अनुकरण के माध्यम से ज़्यादातर सीखते हैं। ठीक है,
अब दूसरी जो अवस्था है इसको समझना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नाम याद रखना अच्छे से। पहली इंद्रिय जनित गामक अवस्था और दूसरी हो गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका समय 2 से जो 7 वर्ष का बालक होगा उसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर रखेंगे। इसमें क्या होता है, जो बालक होता है परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है और उनमें अंतर करने लगता है। यानी कि उसके परिवेश में कोई चीज़ें हैं, ये मान के चलिए एक कौवा है एक चिड़िया है, तो दोनों में वो अंतर भी करने लगता है। अच्छा ये काला यानी कौवा है और कोई दूसरी है पक्षी है तो वो एक चिड़िया है, यानी कि वो वस्तुओं को पहचानने भी लगा और उनमें अंतर भी करने लग गया। और बालक 2 से 7 वर्ष की अवस्था में उसमें भाषा जो है उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है, तो वो कोई भी बात को आसानी से अपने वाक्यों के द्वारा बोल सकता है और आपको अच्छे से समझा सकता है, क्योंकि उसमें भाषा का विकास होना स्टार्ट हो गया होता है। भाषा उतनी परिपक्व नहीं हो पाती, लेकिन वो चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है और आपको अच्छे से समझा सकता है। नई सूचनाओं और अनुभवों का उसमें संग्रह होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कोई नई जानकारी उसे मिली है, कुछ नया उसने किया, उसका अनुभव वो अपने आप मेमोरी में संचित करके रखता है। तो अगली बार से जैसे मान के चलिए उसने कोई गर्म वस्तु को पकड़ लिया तो उसे एक अनुभव हो गया, नहीं इसको पकड़ने से हाथ जल जाता, तो अगली बार उस चीज़ को वो ऐसे नहीं पकड़ेगा गर्म वस्तु को। ठीक है, तो यानी उसे एक अनुभव हो गया अपने आप में, उसने सूचनाओं को एकत्रित करना सीख लिया, यानी कि उसका एक अनुभव हो गया कि अच्छा ये गर्म है ये ठंडा है। ठीक है, तो अगली बार वो ऐसा पहले ही सचेत हो जाएगा, अच्छा इससे हाथ जल सकता है। तो 2 से 7 वर्ष के बालक में इस प्रकार के गुण डेवलप हो जाते हैं। अधिक समस्याओं को समाधान करने लगता है, यानी कि जैसे कि आपने शिशु अवस्था में देखा कि वो अधिकतर अपने माता पिता पर निर्भर रहेगा कोई भी कार्य करने के लिए, लेकिन 2 से 7 वर्ष का बालक कुछ छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको और सुलझाने लगता है। जैसे कि मान के चलिए उसके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल दी जाए जिससे कि वो कंफ्यूज हो, तो या फिर उसे जिस चीज़ से खेलना होगा वो सामान उसको उठा के लाएगा और उससे खेलने लग जाएगा, यानी कि और इस प्रकार से मान के उसके सामने कोई छोटी समस्या कुछ ऐसा ले सकते हैं कि उसे भूख लगी है। ठीक है, तो वो चाहेगा, वो बोल भी देगा आपसे कि मुझे भूख लगी है, यानी उसकी समस्या है भूख लगना। प्यास लगी है तो पानी की आपसे बोल देगा, या कुछ अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जाना है तब भी आपसे बोल देगा, यानी कि वो छोटी छोटी समस्याओं को समाधान करने की उसमें बुद्धि डेवलप हो गई होती है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियक अवस्था में 2 से 7 वर्ष के बालक लेते हैं, उसमें ये सारी गुण या विशेषताएं उसमें आ जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी अवस्था देखते हैं। पियाजे ने तीसरी संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था बताइए। अगली अवस्था देखिए, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक 7 से 10 वर्ष का होता है। जो 7 से 10 वर्ष के बालक होंगे उसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर जीन पियाजे ने इनको रखा। इसमें बालक क्या होता है, क्लैरिफिकेशन यानी वर्गीकरण करने की क्षमता होती है वो बालक में डेवलप हो गई होती है, यानी कोई भी वस्तु उसके सामने रख दी जाए उसमें आपस में क्लैरिफिकेशन कर सकता है कौन सी वस्तु अच्छी है कौन सी बुरी है। इस प्रकार के उसमें तर्क या लॉजिक उसमें डेवलप हो गए होते हैं। चिंतन उसमें और अधिक क्रमबद्ध सीक्वेंस और तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है 7 से 10 वर्ष के बालक में। ठीक है, बालक इस एज में विश्वास करने लगता है किसी चीज़ पर, यानी जो विश्वास करने योग्य चीज़ है उस पर विश्वास वो करने लगता है, और उसमें भाषा का जो पूर्ण विकास है वो 7 से 10 वर्ष की अवस्था में हो गया होता है। ठीक है, और पर्यावरण के साथ बालक अनुकूलन करने लगता है, यानी कि उसके जो नियम है प्रकृति के वो जान जाता है कि कौन से नियम क्या है और उनके साथ ही वो अनुकूलन करने लगता है। तो इस प्रकार की जो गुण है विशेषताएं वो बालक में 7 से 10 वर्ष की अवस्था में डेवलप हो जाती है। इसको जीन पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर इनको रखा है। ठीक है, अब अगली अवस्था देखिए, चौथी, नाम भी याद रखना इनके। चौथी अवस्था को औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। इसमें 11 से 15 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको इसमें रखा है। इसमें बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी उसके सामने कोई चीज़ नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उसके बारे में वो इमेजिंग कर सकता है, सोच सकता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको रॉयल इनफील्ड गाड़ी लेना है, जो बॉयज़ है या गर्ल्स हैं उनको स्कूटी लेना है, तो वो उसके बारे में सोच सकते हैं कैसी होगी, क्या कलर होगा। कुल मिला के इमेजिंग जो पावर होती है वो बालक में आ गई होती है। कम्युनिकेशन का जो विकास है उच्च लेवल पर होता है, यानी कि जो बातचीत का लहजा होता है वो बहुत अच्छा होता है, और जो कम्युनिकेशन है वो उसको बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो बालक होते हैं उनमें वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास भी इस एज में, यानी 11 से 15 की एज में उनमें आ जाता है। कोई भी बात को करते समय साइंटिफिक जो रीज़न है उसको देने लगते हैं, या फिर उस तरीके से वो सोचने लगते हैं। अच्छी तरह की सोचने
और समस्या समाधान करना और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका विकास भी 11 से 15 की जो एज है उसमें बालकों का हो जाता है। इसको औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर जीन पियाजे ने रख के समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो जो चारों अवस्था उनको नाम याद रखना, उनके बारे में जो संक्षिप्त जानकारी है उनको भी याद रखना, ऐसे परीक्षा में प्रश्न आता है। अब आगे हम बढ़ें तो यहाँ पे देखिए पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखिए पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझ लिए, अब नैतिक विकास का सिद्धांत उसको समझ रहा है। ठीक है, तो बच्चे जो नैतिक मुद्दे हैं उसके बारे में किस तरह सोचते हैं, इसके लिए जीन पियाजे ने इन पर अध्ययन किया, यानी कि जो 4 से 12 वर्ष के बालक हैं उनका अवलोकन किया, यानी कि ऑब्जर्वेशन किया और उनका साक्षात्कार इंटरव्यू किया। इसी के आधार पर उन्होंने बालकों के नैतिक विकास को जो सिद्धांत है वो दिया। तो इसमें क्या है, इन्होंने पाया कि नैतिकता पर बच्चे 2 अवस्थाओं से गुजरते हैं, यानी कि जब उनके सामने नैतिक जो दुविधा होती है, जैसे कहते हैं नैतिकता हर बालक में होना चाहिए, चूँकि अच्छाई बुराई है ना उसकी समझ होना चाहिए। नैतिकता यानी कोई चीज़ को करने का सही रीज़न होना चाहिए। नैतिकता यानी कि सही कार्य को करने के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी या नैतिक संस्कार कहते हैं, वो किसी भी बालक में होना आवश्यक है। तो जो नैतिकता, इस पर बच्चे 2 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं, एक परायत नैतिकता की अवस्था और दूसरी होती स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। ठीक है, जीन पियाजे ने बताया इसके बारे में, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी ले लेते हैं ताकि और अच्छे से इसके बारे में हमें समझ आ जाए। अब देखिए जो पहला है परायत नैतिकता की अवस्था, इसके बारे में समझिए। 4 से 7 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें किस प्रकार से जो नैतिकता है वो डेवलप होती है, जो जीन पियाजे ने समझाया है कि जो न्याय है और नियम है। 4 से 7 वर्ष के जो बालक है वो समझते हैं कि दुनिया के ना बदलने वाले ये गुण धर्म है, यानी इनको जो न्याय और नियम बने हैं इनको बदल नहीं सकते, यानी कि कैसे हैं, अपरिवर्तित हैं, इनको किसी प्रकार से बदला नहीं जा सकता है। क्योंकि 4 से 7 वर्ष के बालक इतनी उसमें जो मानसिक विकास है वो हुआ होता है कि वो जो भी कुछ नियम कानून बने हैं तो वो ये समझता है बस ऐसे कैसे रहेंगे हमेशा, इनको ना कोई बदल सकता और ना ये बदलने वाले हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो लोगों के बस से बाहर हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों के बस से बाहर हैं, तो वो सोचता है कि इनको बिल्कुल कभी ना बदला सकता, जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो 4 से 7 वर्ष के बालक में इतना ही दिमाग जो विकसित है वो हो पाता है, तो इतना ही वो सोच पाएगा। इन्होंने बताया स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में जो है बालक 7 से 10 वर्ष का जैसे ही होता है वो ये जान जाता है कि नियम और कानून लोगों के बनाए हुए हैं और लोगों के लिए ही बनाए हैं, तो इनको बदला जा सकता है और अपनी सुविधा के अनुसार इनको परिवर्तित किया जा सकता है। ये नियम सिर्फ हमारी आसानी के लिए बनाए गए हैं। 7 से 10 वर्ष का बालक इसको अच्छे से समझ पाता है। इसको स्वायत्त नैतिकता की अवस्था के अंदर जीन पियाजे ने समझाया। पियाजे ने एक कंचे दिए बच्चों को और उनसे कहा इनके नए नियम बनाए। ठीक है, कुछ छोटे बच्चे थे, कुछ बड़े बच्चे थे। इसमें से जो छोटे बच्चे थे 4 से 7 वर्ष के बालक, उन्होंने नए नियम बनाने से मना कर दिए। क्यों? उन्होंने कहा नहीं, इसके नियम तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ऐसे हम देखते आए बिल्कुल ऐसे होते, इसके नियम नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, हम ऐसे कंचे खेलेंगे ही नहीं। लेकिन जो बड़े बच्चे थे वो मान गए इस चीज़ को, उन्होंने अपने अनुसार नियम बना ली, चूँकि उन्हें पता था कि ये नियम कानून लोगों के द्वारा ही बनाए हुए हैं और चूँकि हमारी ही आसानी के लिए हम नियमों को परिवर्तित कर सकते हैं। तो जीन पियाजे ने इस तरीके से परायत नैतिकता की अवस्था और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था के आधार पर समझाने की कोशिश की कि किस एज में बच्चे किस प्रकार से उनमें मानसिक विकास है या फिर जो नैतिकता है वो डेवलप होती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जीन पियाजे के कुछ अन्य और सिद्धांत, इनको भी जान लीजिए, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न आता है। देखिए जीन पियाजे का अन्य सिद्धांत कौन से, एक है निर्माण और खोज का सिद्धांत, तो इसके बारे में समझिए। निर्माण और खोज का सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक बालक अपने जो अनुभव होते हैं उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील रहता है। ठीक है, कोई भी कार्य करेगा और उस कार्य के दौरान उसे एक अपना अनुभव होता है जिससे कि वो अगली बार उस कार्य को करे तो पिछला अनुभव उसको काम आए और उसको और बेहतर तरीके से वो कर पाए। यानी कि वो कोई भी चीज़ करता है उसको खोजता है और करता है, फिर इस प्रकार से उसका अनुभव होने लगता है तो अगली बार उस चीज़ को और बेहतर तरीके से करता है। भिन्न भिन्न प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार कोई बालक यदि लगा दे, ठीक है, ऐसे अलग अलग आकार के जो प्याले हैं उसको एक क्रमानुसार लगा दे, तो इससे क्या पता चलता है उसकी जो बौद्धिक बुद्धि है वो उसका विकास हो रहा है और उसमें उसने खोज और निर्माण से
इसको हम संबंधित कर सकते हैं, चूँकि उसने खोजा है और निर्माण किया है कि इन प्यालों को इस प्रकार से एक सीक्वेंस में जमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है कार्य क्रिया का अर्जन। ठीक है, ये भी जीन पियाजे का अन्य सिद्धांत है। क्या होता है, कार्यात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वहाँ पुनः पहुँच सकते हैं जहाँ से उन्होंने कार्य आरंभ किया था। इसको उत्क्रमणशीलता भी कह सकते हैं। जैसे कि कोई एक मिट्टी का खिलौना ले लीजिए, उसको तोड़ दें। देखिए, मिट्टी का खिलौना जिस प्रकार से बनाया उसको अलग करके भी हम वापस उन्हीं पार्टों में अलग कर सकते हैं। या फिर इसको और एग्जांपल से समझें कि कोई ऐसे पार्ट है जिसको ऐसे पहिया है एक, उसको बीच में से 2 टुकड़े कर दिए तो आधा आधा हो गया, तो उसको वापस से जोड़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कार्य क्रिया का अर्जन का सिद्धांत यही बताता है कि बालक मानसिक रूप से इतने परिपक्व हो गए होते हैं कि उसको जोड़ सकते हैं और वापस उसको उसी आकार में फिर से कुछ चीज़ों को बदल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं और जो सिद्धांत उनके बारे में अच्छे से समझते हैं। अब आगे देखिए, जो जीन पियाजे इन्होंने संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत बताया, इसका शैक्षणिक महत्व क्या है। तो इसमें क्या होता है कि बालकों को पहले ही अध्यापकों को पहले ही बालकों का जो मानसिक विकास है इसकी अवस्था के बारे में जानने में इससे मदद मिलती है कि किस एज पे जाकर बालक का कितना मानसिक विकास हुआ होगा। इससे क्या होता है, जो शिक्षक होते हैं उनके लिए शिक्षक बालकों के लिए एक उचित वातावरण तैयार करते हैं और उनके लिए उनका जो उचित विकास उसके लिए एक सही योजना प्लान बनाते हैं, जिससे कि बालक का और अच्छे से विकास हो सके। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि बालक चूँकि छोटी एज में है या फिर उतना उसका मानसिक विकास नहीं हुआ, उससे ज़्यादा उसे कार्य दिए जाए तो उसको प्रॉपर नहीं कर पाएगा। इसलिए शिक्षकों को संज्ञानात्मक विकास के बारे में बालकों के पता होना चाहिए, जिससे कि उन्हें पता हो कि किस एज में बालकों को कितना विकास होगा, कितना कार्य वो कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े तो ध्यान से देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है लोरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। एक हमने अभी देखा था जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, अब दूसरा है लोरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इन्होंने देखिए, जो जीन पियाजे के सिद्धांत है नैतिक विकास को, उसी से प्रभावित होकर इन्होंने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिए, किसने, लोरेंस कोहलबर्ग ने। एक प्रश्न आता है कि लोरेंस कोहलबर्ग कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं लोरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने जीन पियाजे के जो नैतिक मुद्दे हैं अभी इसके बारे में पढ़ा, उनसे ही उनके सिद्धांत से प्रभावित होकर ही जो स्टडी की बालकों के नैतिक विकास के बारे में और अपना एक सिद्धांत दिया। इन्होंने नैतिक न्याय को अपने अध्ययन के क्षेत्र में चुना। ठीक है, जीन पियाजे का जो सिद्धांत उससे प्रभावित होकर इन्होंने नैतिक न्याय को अपने अध्ययन के क्षेत्र के रूप में चुना। इन्होंने जो है अपनी जो नैतिक विकास उसमें लघु कथाओं को प्रयोग में शामिल कर से उनसे संबंधित प्रश्न पूछते थे। ठीक है, कुछ लघु कथाएं सुनाते थे बच्चों को और उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न पूछते थे। देखिए, लोरेंस कोहलबर्ग हैं, इन्होंने कुछ छोटी छोटी जो लघु कथाएं उनको शामिल करके और उनसे ही संबंधित प्रश्नों को पूछा और उसके आधार पर बताया कि बालक में जो नैतिक विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए, एक कहानी मैं आपके लिए शॉर्ट में सुनाता हूँ जो लघु कथा है। देखिए, यूरोप में एक महिला है जो महिला थी, एक कथा इनकी भी जैसे शामिल मिलती है, उसी को मैं आपको सुना रहा हूँ। मौत की कगार पर थी और उसका जो पति था, हाइजेन नाम का उसके पति का नाम हाइजेन था। तो उसने क्या किया कि उसके लिए सब जगह दिखाया और सब कुछ करा, लेकिन एक डॉक्टर ने बताया कि एक दवाई है जिससे कि उसकी जो जान है वो बच सकती, बाकी उसको और किसी भी माध्यम से उसको नहीं बचाया सकता। तो जो दवाई थी, एक डॉक्टर है या वैज्ञानिक है, उन्होंने उसको खोजा था और नई वो दवाई बनी हुई थी, तो इसलिए उसका मार्केट रेट भी इतना ज़्यादा था या डिमांड इतनी थी तो उसका रेट भी उतना ज़्यादा था। तो वो एक दवाई की दुकान में रखी थी, तो लेने गया तो उसको कहा कि मेरी जो पत्नी है वो मौत के कगार पर, उसके लिए इस दवाई की सख्त ज़रूरत है और मेरे पास इतने पैसे अभी नहीं हैं जिससे कि मैं आपको चुका सकूं, लेकिन मैं आप दवाई दे दीजिए, मैं आपको चूँकि बहुत अर्जेंट में ज़रूरत है और कुछ समय बाद मैं आपके लिए जितना भी इसका भुगतान होगा वो जैसे भी होगा वो आपके लिए कर दूंगा। लेकिन दवाई वाला क्यों दवाई दे, क्योंकि उसने उतनी मेहनत से बनाई है, तो उसने उसके लिए मार्केट जो वैल्यू है उसको फ़ायदे के लिए इसको रेट रखा है या जो भी है उसको दे देता तो उसको कैसे फ़ायदा होगा। तो उसने उसके लिए दवाई नहीं दी और तो वो वापस चला गया। लेकिन चूँकि उसके पास ऐसी और कोई उपाय भी नहीं था जिससे कि वो दवाई को ले सके या कुछ भी है, तो उसने क्या किया, जैसे कि दवाई दुकान बंद हुई तो उसने रात को आया और उसका ताला तोड़ा और दवाई को चुरा ली और अपनी जो पत्नी थी उसकी जान को उसने पत्नी के लिए दवाई लाकर दे दी। तो इसी प्रकार की एक सेम कथा जो कहानी है वो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है।
लॉरेंस कोहलबर्ग की जो लघु कथा है उसमें ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ मिलती हैं। अब इसी कहानी के आधार पर जो कोहलबर्ग इन्होंने दो बातों पर बल दिया, एक नैतिक दुविधा और दूसरा नैतिक तर्कणा। तो यहाँ पे समझना, अब देखिए दो या अधिक कार्यों में से किसी एक कार्य का चयन करना पड़ता है। एक नैतिक दुविधा होती है कि बालक के सामने कि दो कार्य हैं या दो से अधिक कार्य, उनमें से एक कार्य के लिए अवश्य चुनना। तो ऐसे में जैसे कि अभी मैंने जो आपके लिए कहानी सुनाई लॉरेंस कोहलबर्ग की लघु कथा, इसमें जो हाइजन है उसको क्या दवा चुरानी चाहिए थी, एक नैतिक दुविधा है, इसके आधार पर उसे सवाल आंसर बताना है। ठीक है, देखिए क्या दवाई चुरानी चाहिए थी, तो आप भी नीचे कमेंट्स में बताइएगा। क्या एक पति को अपनी पत्नी की जान बचाने की दवाइयाँ चुरानी चाहिए। अब देखिए दो अलग अलग सवाल हैं और दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। क्या हाइजन को दवा चुरानी चाहिए थी, ये सही बात सही होगा। नैतिक दुविधा उसके सामने, एक साइड उसकी पत्नी मौत के कगार पर है और दूसरी साइड उसको चोरी तो गलत ही बात होती है, चाहे वो किसी भी रूप में करें। क्या एक पति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवाई चुरानी चाहिए थी, ये सही है गलत। नैतिक दुविधा के आधार पर ऐसे प्रश्न लॉरेंस कोहलबर्ग बालकों से करते और उनका ऑब्जर्वेशन लेते और इस आधार पर उनके जो है अध्ययन को आगे उनने कंटिन्यू रखा और नैतिक विकास है उसको समझाने की कोशिश की। अब आगे एक दूसरा है नैतिक तर्कणा, लॉजिक। इसमें सही है गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन की प्रक्रिया उसे नैतिक तर्कणा कहा जाता है। ठीक है, इसमें ऐसे प्रश्न पूछे, हाइजन ने चोरी करके सही किया कि गलत किया, क्या चोरी करना सही है। तो ऐसे प्रश्न छोटी छोटी लघु कथाओं को सुनाकर किसने किए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत भी किए, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा के आधार पर नैतिक विकास को समझाया। तो इसको याद रखना, ऐसा प्रश्न यहाँ से आता है तो आप इजीली इसको बना पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, लेव बाइगोत्स के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसको समझना। परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो लेव बाइगोत्स्की ने सिद्धांत को दिया। अब पूछे बाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे, तो प्रश्न ऐसा भी पूछते हैं। अब इन्होंने क्या करा, बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो उसमें किस प्रकार से और डेवलप किया सकता है या किस प्रकार से उसका जो मानसिक विकास है, इसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, वो कैसे होता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो कारक होते हैं वो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, यानी जिस प्रकार को उसे माहौल एटमॉस्फेयर दिया जाएगा उस प्रकार से बालक का मानसिक विकास होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया समाज में बालक के लिए जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी वैसा ही होगा। ये किसने कहा है, लेव बाइगोत्स्की ने कहा है। जाहिर सी बात है, समाज में जैसी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी, साधन उपलब्ध होंगे, बालक का विकास भी वैसा होगा। तो संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन का भी महत्वपूर्ण साधन माना है किसने, लेव बाइगोत्स्की। क्योंकि मानसिक विकास जैसे मान के चलिए कोई बालक सोच रहा है, विचार कर रहा है, तो कोई ना कोई भाषा में अपने आप को उसको सोचेगा। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने भाषा और चिंतन दोनों को महत्वपूर्ण माना किसमें, जो मानसिक विकास है या संज्ञानात्मक विकास है इसके बारे में। तो यहाँ से प्रश्न आए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो आप बताएंगे लेव बाइगोत्स्की ने दिए। कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। इन्होंने भाषा और चिंतन को जो संज्ञानात्मक विकास उसमें महत्वपूर्ण साधन माना और समाज में इन्होंने कहा कि जैसी सुख सुविधा होंगी बालक का विकास या मानसिक विकास उसी प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा अध्याय कंप्लीट होता है। अब इसके नोट्स की जो PDF है मैं आपके लिए टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप रिवीजन कर लेना और इसके MCQs भी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से उनकी प्रैक्टिस ज़रूर लगाना। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय कम बचा है परीक्षा में, तो मैं इस तरह से जो थ्योरी डिटेल है वो करके आपके लिए कराऊंगा। तो हो सकता है आप उतने जल्दी या इसको फास्ट रिवीजन ना कर पाएँ, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि इसको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न महत्वपूर्ण उसको डिस्कशन के माध्यम से कराऊंगा। चूँकि जैसे कि एक प्रश्न बताया आपको और उसका क्या आंसर होगा और उसके बारे में जो जानकारी होगी वो बताऊंगा और उसका जो सही उत्तर होगा 4 में से 1 बताऊंगा। तो डायरेक्ट उसके विषय में जानकारी मिल गई आपको वहीं पे और उस प्रश्न का आपको उत्तर भी पता चल जाएगा। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, परीक्षा में बिल्कुल एज इट इज प्रश्न आएगा तो उसके बारे में या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा तो सारे हम डिस्कस वहीं पर करेंगे, तो जिससे कि आपको परीक्षा में भी याद रहेगा और बहुत सारे MCQs का उत्तर भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अब इस तरीके से कराने का रीज़न वही है कि परीक्षा आपकी निकट है और अब थ्योरी से आपको हो सकता है पढ़ने में थोड़ी सी परेशानी हो। ठीक है, तो बिल्कुल आप MCQs वाली वीडियोज़ अब फॉलो करिए जो बाल विकास से। इससे आगे जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हम MCQs के माध्यम से पढ़ेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, मैं जिस कंडीशन में आपके लिए पढ़ा रहा हूँ शायद कोई और टीचर होता तो वो यहाँ से छोड़ देता
और आपकी क्लास बिल्कुल लेफ्ट कर दे, क्योंकि मैंने आप पहले भी वीडियोस डाली कि मेरी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, इसके बावजूद आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग में भी बहुत ज़्यादा पेमेंट करते होंगे, लेकिन मैं आपसे उतना नहीं, बिल्कुल छोटी सी राशि की बात कर रहा हूँ, मात्र 200 रुपये आप पे करें, उसको हम चैनल के लिए यूज़ करेंगे और बाकी ट्रीटमेंट 2 काम के लिए यूज़ करेंगे दोस्तों। तो कम से कम आप 200 रुपये पे जरूर करें, और इस लिंक के नीचे जो मैं फ़ोनपे उसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कोई यदि विद्यार्थी ऐसा भी जो 200 बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम आप 100 रुपये तो एटलीस्ट ज़रूर ही करें। ये देखिए दोस्तों, ये सारे हम जो आप थोड़ा बहुत भी फंड आएगा उसको अच्छे काम में ही लगाएंगे और इस चैनल को और अच्छे व्यवस्थित करेंगे, ताकि आपके बाद कोई भी इस चैनल पर आए तो वो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ सके। और जो उसके लिए बिल्कुल, देखिए मैं नोट्स भी आपके लिए दे रहा हूँ कम से कम रेट पर, इसलिए ताकि हम चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। ठीक है, तो आपको सहयोग जरूर करना चाहिए, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं और ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है कि मैं भी आपके लिए बहुत ईमानदारी से यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, और किस सिचुएशन में कर रहा हूँ वो भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बिल्कुल आप ज़रूर करेंगे, मुझे ऐसा पता है। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, तो नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल चैनल के लिए है ये सब कुछ, और मैं अब आपके लिए कंटिन्यू जो MCQs है उसकी बहुत शानदार वीडियो लाने वाला हूँ, जिससे कि परीक्षा में आपको सीधा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।